सच्चाई इतनी बढ़ गई है कि संविधान के प्रियम्बुल में जिस समता शब्द को बाबा साहब ने इंटरप्रेट किया उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। और दोस्तों, ये बात बाबा साहब ने उस दौर में की कि अगर इस संविधान को लागू करने वाले लायक नहीं निकले तो इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा और जनतंत्र जो है हम स्थापित नहीं कर पाएंगे। और हुआ यही। हमारे देश में दलित आंदोलन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाबा साहब के बारे में अक्सर ये प्रचारित करता है कि मौजूदा जो भारत का संविधान है वो बाबा साहब के सपनों का संविधान है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के लिटरेचर के एक स्टूडेंट होने के नाते, एक छात्र होने के नाते मैं आपको बताऊं कि भारत का मौजूदा संविधान बाबा साहब के सपनों का संविधान नहीं है। भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस के लोगों का बहुमत था। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में जितना बेहतरीन काम कर सकते थे डॉक्टर अम्बेडकर, उन्होंने किया। और इस देश के संविधान का प्रियम्बुल उनके प्रयासों का प्रकटीकरण है। लेकिन इसका मतलब ये मत मानिए कि जो पूरा का पूरा संविधान है वो बाबा साहब के सपनों का संविधान है। अगर ऐसा होता तो बाबा साहब ने भारत के संविधान की अपनी इच्छा के अनुरूप एक ड्राफ्ट नहीं पेश किया होता। अपने तमाम दोस्तों को, उस समय के तमाम पॉलिटिकल साइंटिस्ट के बीच में उन्होंने वो ड्राफ्ट पेश किया और वो उनके कलेक्टेड वर्क्स में आज भी संकलित है। और वो क्या था? वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, संयुक्त राज्य भारत का संविधान। और बाबा साहब ने उस संविधान में जो बातें कही वो मौजूदा संविधान में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों द्वारा जो डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें उसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता था, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। उदाहरण के तौर पे दोस्तों, मैं कुछ बातें बहुत संक्षेप में आपको बताऊंगा। बाबा साहब ने उस संविधान में, जिसका नाम था संयुक्त राज्य भारत का संविधान, उसके अनुच्छेद 1 के 17वें पैरे में बाबा साहब लिखते हैं कि राज्य यानी भारत किसी भी धर्म को राज धर्म नहीं मानेगा, किसी भी धर्म को राज धर्म नहीं मानेगा। कल्पना कीजिए भारत के संविधान में ये लाइन अगर होती तो आज वो हिंदू राष्ट्र बनाने का डंका पीट रहे हैं, क्या उनके डंके को किसी भी तरह से रिकॉग्नाइज किया जाता, किसी भी तरह से एक्सेप्टेबिलिटी उसकी किसी भी समाज में होती? लेकिन भारत के संविधान में वो वाक्य नहीं गया। दूसरी बात, खंड 4 में संयुक्त राज्य भारत के संविधान के खंड 4 में बाबा साहब की घोषणा है कि जितने बड़े उद्योग होंगे, जितने ज्यादा महत्वपूर्ण उद्योग देश के होंगे, वो सभी पब्लिक ओनरशिप में होंगे, यानी राज्य के स्वामित्व में होंगे। यानी बाबा साहब was the first political scientist in this country who advocated for a greater public sector than anybody else. तो जो एक दावेदारी की जाती रही है अब तक कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर और कांग्रेस के नेताओं ने पब्लिक सेक्टर को इस्टेब्लिश किया, सच ये है कि दार्शनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर अगर इस बारे में कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा आर्टिकुलेशन था, जिसके पास सबसे अधिक विचार थे, सबसे अधिक समझदारी थी, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने कहा था इस देश के उद्यमों को, उद्योगों को पूरी तरह पब्लिक सेक्टर के अधीन रखने की जरूरत है। शुरुआती दौर में भारत के लिए ये बेहद जरूरी था। ये बात डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कही दोस्तों, और जाहिर है उनके दबावों के कारण कांग्रेस की सरकार को पब्लिक सेक्टर का एक्सपेंड करना था। और पब्लिक सेक्टर अगर भारत में नहीं स्टेब्लिश किया गया होता संविधान के तहत और
जो राजकीय जो समझदारी बनी थी, जिसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का बहुत बड़ा रोल था, सरकार में कैबिनेट की बैठकों में, नेहरू कैबिनेट की बैठकों में जब तक वो कानून मंत्री रहे, मैं समझता हूँ कि लगातार सरकार पर दबाव बनता था कि पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड कैसे किया जाए। और दोस्तों, इंडिया में एफर्मेटिव एक्शन यानी आरक्षण की जो पूरी की पूरी पॉलिसी थी, आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर पब्लिक सेक्टर न होता तो आरक्षण का क्या होता। और आज उस पूरे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है और इसके साथ पब्लिक सेक्टर को खत्म किया जा रहा है। तो पब्लिक सेक्टर भी दफन हो रहा है और आरक्षण भी दफन हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न तो कांग्रेस इसको लेकर लड़ पा रही है, न बहुजन समाज पार्टी इसको लेकर लड़ पा रही है, न समाजवादी पार्टी इसको लेकर लड़ पा रही है, और न वामपंथी पार्टियां इसको लेकर लड़ पा रही हैं। इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए तो एक व्यक्ति जिसके पास बहुत बड़ा राजनीतिक दल नहीं था, उसने आजादी से पहले और आजादी के बाद सिर्फ अपनी ताकत से, अपनी मेधा से, अपनी बौद्धिकता से उस व्यक्ति ने इस देश के तमाम उत्पीड़ित आवाम को उन्होंने आरक्षण एफर्मेटिव एक्शन का एक मंच दिया, एफर्मेटिव एक्शन इंट्रोड्यूस करने की पॉलिसी दी। लेकिन आज कल्पना कीजिए, अपने देश में दलित नेताओं की संख्या कितनी है, बहुजन नेताओं की संख्या कितनी है, ओबीसी नेताओं की संख्या कितनी है, हजारों हजार लोग हैं। लेकिन इन सब में रहते हुए आरक्षण खत्म किया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर खत्म किया जा रहा है। अब आपको मैं बताऊं कि बाबा साहब ने उस कॉन्स्टिट्यूशन के चौथे पैरे में कृषि को उद्योग के दर्जा देने की वकालत की थी और कॉन्स्टिट्यूशन में कहा था कि भारत की कृषि को उद्योग का दर्जा मिलेगा। और वो कहते हैं कि राज्य अर्जित भूमि को मानक आकार के फार्मों में बांटकर गांव के निवासियों को पट्टेदारों के रूप में बांटेगा। फॉर्म पर खेती बाड़ी सामूहिक फॉर्म के रूप में होगी। यहाँ ये एक अद्भुत लैंड रिफॉर्म्स का वर्णन है दोस्तों। अब तक इस देश में सबसे जो रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स की बात करने वाले लोग होते रहे हैं, वो कहते रहे कि लैंड डीलर्स, खेत जोतने वाले का है, जमीन जोतने वाले की है। बाबा साहब ये नारा नहीं लगाते। अपने संविधान में जो उनका ड्राफ्ट था, उनका पसंदीदा जो ड्राफ्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इसमें वो लैंड डीलर की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि पूरी लैंड जो है सरकार की होनी चाहिए और उसमें कोऑपरेटिव ढंग से फार्मिंग हो और उसमें पट्टे दिए जाएं, क्योंकि जोत जिनके पास है, यानी जो खेत को जोतते हैं, अगर लैंड केवल उनको आप देंगे तो इसमें शूद्र समाज का, पिछड़े समाज का एक बड़ा तबका लाभान्वित हो सकता है। इसमें दूसरे अपर कास्ट की जो जातियां हैं उनके किसान लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन जो अतिशूद्र लोग हैं, जो दलित हैं, वो पीड़ित हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, जो खेत मजदूर हैं, जो खेत जोतते तो रहे हैं लेकिन जिनकी किसान के रूप में रिकॉग्निशन नहीं है, उनको फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि बाबा साहब की ये जो पॉलिसी थी वो भी बहुत ही क्रांतिदर्शी थी और उल्लेखनीय है कि भारत में